दोस्तों, एक माँ के लिए उसका बच्चा सब कुछ होता है। उसकी जिंदगी होती है, उसका छोटा सा परिवार, उसकी एक बड़ी सी दुनिया होता है। जरा सोचिए, वही परिवार अगर उसके ऊपर जुल्म ढाए। दोस्तों, एक रास्ता है जहां गाड़ियां चलती चलती अचानक से स्लो हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर एक माँ अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढती फिरती है। दोस्तों, इस सूने रास्ते पर आज भी रात के अंधेरे में एक माँ, एक औरत और उसके एक बच्चे की चीखें हवाओं में सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं एक बच्चा इस रास्ते पर बीच में खड़ा हुआ नजर आता है। वहीं कुछ दूरी पर उसके पीछे उसकी माँ छुपकर खड़ी हुई दिखाई देती है। दोस्तों, रात के अंधेरे में जिस रात उन माँ बेटे की मौत हुई, उसके बाद से कोई भी इस रास्ते को अकेले पार नहीं करता। अकेले इस रास्ते पर वो जाता ही नहीं है। कोई भी ड्राइवर जो यहाँ से क्रॉस करते हैं, उनका हमेशा कहना है कि उनकी विंडशील्ड पर हमेशा बच्चों के हाथ के निशान होते हैं, लेकिन कोई भी उनकी कार के अंदर नहीं होता। कोई भी उस रास्ते पर उन्हें नजर नहीं आता। कहते हैं ये रास्ता श्रापित है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को ढूंढती हुई इस रास्ते पर आज भी अटकी पड़ी है, अपनी जिंदगी और मौत के बीच। तो दोस्तों, ये कहानी है अंजलि की। अंजलि अपनी माँ, अपने भाई और अपने पिता के साथ इस गांव में रहती थी। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी थी। अंजलि का हमेशा से ही सपना था, वो डॉक्टर बनना चाहती थी। पढ़ाई करने के लिए अंजलि को इस गांव से बाहर निकलकर शहर में जाना था। ये कहानी है उत्तराखंड की। वो इस गांव से बाहर निकली और देहरादून आकर उसने अपनी पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद अब अंजलि को बाहर विदेश जाना था। उसके फादर ने उसको सपोर्ट किया, उसकी मदर ने उसको सपोर्ट किया और उसको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराया। और अंजलि अब जा चुकी थी देश छोड़कर बाहर। अंजलि का जो भाई था वो अंजलि से बड़ा था। अंजलि के भाई का नाम था अशोक। अशोक जो था अंजलि से बड़ा था और वो एक अच्छी खासी जॉब कर रहा था। वो दिल्ली में रहता था। अब उसके रिश्ते आना शुरू हो गए थे। तभी किसी ना किसी रीजन की वजह से कहीं ना कोई रिश्ता टूट ही जाता था। और इसी तरीके से कम 7 से 8 रिश्ते वो लोग खो चुके थे। आखिरकार एक रिश्ता आया और अशोक की शादी फिक्स हुई। अब सबसे बड़ी दिक्कत थी कि अंजलि बाहर से यहाँ कैसे आए। काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स के बाद अंजलि 4 साल के बाद इंडिया वापस लौटी अपने भाई की शादी अटेंड करने के लिए। रात के करीब 12 से 1 बजे का टाइम था जब अंजलि इंडिया आई और उसके बाद उसे पहुंचना था अपने घर, उस गांव में जहां वो बचपन से पली बड़ी थी, क्योंकि अशोक की शादी उसी घर से हो रही थी। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। वो कैब बुक करके आई थी क्योंकि उसका भाई उसको लेने नहीं जा सकता था। शादी में अभी 4 से 5 दिन ही बाकी थे। सारी की सारी रस्में शुरू हो चुकी थी। हल्दी मेहंदी सब कुछ कंटिन्यू चल रहा था। और जब भी हमने सुना है कि हल्दी लग जाती है, उसके बाद दूल्हा दुल्हन को बाहर नहीं निकलने दिया जाता। इसलिए अंजलि ने सोचा कि वो कैब बुक करेगी। वो कैब बुक कर कर देहरादून पहुंची और देहरादून से उसको उसके मामा का बेटा लेने आने वाला था। अंजलि देहरादून पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके मामा जी का जो बेटा था वो अभी तक वहां नहीं पहुंचा था। काफी देर से वो सुमित का इंतजार कर रही थी और आखिरकार सुमित पहुंच गया। वो सुमित के साथ बैठी और अपने गांव की तरफ निकल चुकी। अंजलि जैसे ही अपने गांव के रास्ते पर आई, अचानक से सुमित की जो कार थी वो खराब हो गई। रास्ते पर कहीं भी कोई मैकेनिक नहीं था और सुमित को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था
कार को ठीक करने में और रात बहुत ज्यादा गहरी होती जा रही थी। सुमित ने अंजलि को बोला, अंजलि कितनी देर तक तुम यहाँ वेट करोगी? एक काम करो, थोड़ी दूर पर ही घर है, तुम आराम से पैदल निकल जाओ। अंजलि ने बोला, ठीक है भाई, मैं काम करती हूँ, मैं निकल जाती हूँ, तुम फटाफट से जैसे तुम्हारी कार ठीक होती है आ जाना। जैसे ही अंजलि उस रास्ते पर जा रही थी तो अंजलि को फील हो रहा था कि उसके साथ कोई और भी चल रहा है, किसी और के चलने की भी आहट उसको सुनाई दे रही थी। जब अंजलि ने अपने साइड में देखा, दोनों तरफ कोई नहीं था। अंजलि ने पीछे देखा, कोई नहीं था। और ये देखकर अंजलि थोड़ा सा डर में आ गई, वो थोड़ा सहम गई। जब अंजलि रुक जाती तो वो उन कदमों की आवाज रुक जाती थी और अंजलि जैसे ही आगे बढ़ना शुरू करती, कदमों की आवाज वापस से आना शुरू हो जाती थी। ये सब अंजलि को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। अंजलि ने पूरी कोशिश की उन सारी चीजों को अपने माइंड से निकालने की। वो भगवान का नाम लिए जा रही थी और चलती जा रही थी, लेकिन उसे अभी भी फील हो रहा था कि कोई परछाई, कोई है जो उसके साथ चल रहा है। और फटाफट से अंजलि अपने घर जल्दी जल्दी करके पहुंच जाती है। रात काफी ज्यादा थी, इसलिए सारे लोग सो चुके थे। अंजलि की जो माँ थी वो जगी हुई थी। उन्होंने अंजलि घर पहुंची, अंजलि को खाना पीना खिलाया, उससे बहुत सारी बातें करी और फिर अंजलि बोलती है, माँ मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे अब रेस्ट करना है, सुबह जल्दी भी उठना है क्योंकि भाई की मेहंदी है। अंजलि की माँ ने बोला, हाँ ठीक है बेटा तुम सो जाओ, लेकिन सुमित कहाँ है? सुमित के बारे में अंजलि ने बताया। उसकी माँ बोलती, ठीक है वो आ जाएगा, तुम जाके अपना रेस्ट करो। अंजलि जाकर सो जाती है। जैसे ही उसे नींद लगती है ना, उसको फील होता है कि कोई है जो उसके सिरहाने खड़ा हुआ है, उसके बेड के साइड में खड़ा हुआ है। अंजलि अपनी आंखें खोलती है और देखती है तो वहां सामने कोई नहीं था, उसके साइड में उसको कोई भी नजर नहीं आता, लेकिन उसे पूरा फील हो रहा था कि कुछ है जो उसके साइड में खड़ा हुआ है। अंजलि अपनी आईज बंद करती है और फिर से सोने की कोशिश करती है। अंजलि जब नींद में थी तब उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसके जो हॉल है, जो उसके रूम के सामने जो हॉल था, उसकी लाइट को ऑन किया है। अंजलि आवाज देती है, कौन है? मम्मा आप हो क्या? लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आती और धीरे धीरे करके वो जो लाइट थी अचानक से ब्लिंक करने लग जाती है। अंजलि के रूम में काफी ज्यादा अंधेरा था, लेकिन बाहर से रिफ्लेक्शन आ रही थी क्योंकि शादी वाला घर था और चारों तरफ लाइट वाइट से डेकोरेशन वगैरह हो रखी थी। लेकिन स्पेसिफिक हॉल वाली जो लाइट थी वो बहुत ज्यादा ब्लिंक कर रही थी और अंजलि को वो काफी ज्यादा इरिटेट कर रही थी। अंजलि ने सोचा कि चलो एक काम करती हूँ, उठ जाती हूँ और जाकर इस लाइट को ऑफ कर देती हूँ। वो जाती है हॉल में और उस लाइट को ऑफ करती है, लेकिन वो लाइट ऑफ नहीं होती, वो कंटिन्यू उसी मोमेंट में ब्लिंक कर रही थी। अंजलि उस लाइट की तरफ जब देख रही थी तो उसे ऊपर ही लाइट के बराबर में एक शैडो नजर आई, किसी बच्चे की। आसपास वो देखती है, कोई बच्चा नहीं था। वो ये देखकर डर जाती है, वो आवाज लगाती है, कौन है वहां? लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक से उस बच्चे के साइड में एक औरत की भी उसको शैडो नजर आती है और ये देखकर अंजलि बहुत घबरा जाती है। वो वहां से फटाफट अपने रूम में जाती है और अपने रूम को लॉक कर लेती है। अंजलि डरी सहमी हुई थी, लेकिन वो भगवान का नाम लेकर जैसे तैसे करके उसे नींद आ गई और वो सो गई। अगली सुबह जब वो उठती है तो वो ये सारी बातों के बारे में किसी को बताना नहीं चाहती, वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती क्योंकि घर में बहुत ज्यादा खुशियों का माहौल है और ये सारी चीजें अगर वो करेगी तो सब लोग फालतू का ही टेंशन में आ जाएंगे। ये सब सोचकर अंजलि किसी को कुछ नहीं बताती और ऐसे ही उस बात को छोड़ देती है। अगली रात फिर से यही कहानी वापस से दोहराई जाती है। अंजलि आज अपने रूम में सोई हुई है और अचानक से उसे फील होता है कि कोई उसके हाथों को टच कर रहा है। वो जो टच था वो किसी बच्चे का था। अंजलि ने जब अपनी आंखें खोली, देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक से वो बैठ गई। जब वो बैठती है तो उसे नजर आता है कि उसके रूम का जो डोर है वो खुला हुआ है, जबकि अंजलि उसको बंद करके सोई थी। वो खुला हुआ है और उसके साइड में जमीन पर एक लेडी और एक बच्चे की उसको शैडो नजर आती है। वो आवाज लगाती है,
जैसे ही वो आवाज लगाती है वो शैडो चलना शुरू कर देती है, और जब वो शैडो आगे जा रही होती है तभी अंजलि को एक बच्चा और एक औरत नजर आते हैं जो कि एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। वो अंजलि को तरफ देखते हैं और अंजलि को सिर्फ घूरे जा रहे हैं। ये सब देखकर अंजलि बहुत ज्यादा डर जाती है। उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो बेड से उठकर जाए और अपना डोर बंद कर ले। वो डरी हुई सहमी हुई, उसकी आवाज बिल्कुल भी नहीं निकलती। बोलते हैं ना कि किसी मतलब इंसान बहुत ज्यादा सहम जाता है तो वो कोई रिएक्ट नहीं कर पाता, सेम वही वाली हालत अंजलि की थी। अंजलि ने भगवान का नाम लिया, वापस से उसने चैंटिंग शुरू करी, मंत्रों का जाप शुरू किया और वो सो जाती है। उसको नींद आ जाती है। रात के करीब 2:30 से 3 बजे की बात होती है जब अंजलि को ऐसा फील होता है कि उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है, उसके सीने पर कोई बैठा हुआ है और वो अपने हाथ पैर नहीं चला पा रही। मतलब वो इतनी बुरी तरीके से जकड़ चुकी है कि उसकी ना तो आवाज निकल रही है, ना ही वो अपने हाथ पैर चला पा रही है, और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। बहुत ज्यादा पसीने में नहाई हुई है और वो ना तो अपनी आंखें खोल पा रही ना कुछ। जो कंडीशन स्लीप पैरालिसिस में होती है, सेम वही कंडीशन अंजलि के साथ थी। अंजलि मन ही मन में अपनी चैंटिंग शुरू करती है और अचानक से वो जो पकड़ थी, जो जकड़ थी, वो स्लो होना, उसकी जो जकड़ थी वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। और अंजलि उठ के बैठती है और सीधा अपनी माँ के पास जाती है। उसकी माँ से बोलती है, बेटा क्या हुआ? अंजलि बताती है कि माँ कुछ नहीं, बस मुझे आज अपने कमरे में नींद नहीं आ रही तो मैंने सोचा कि मैं आज आपके पास आके सो जाऊं। अंजलि की माँ ने उसे अपने पास सुलाया और अंजलि डरी सहमी हुई तो थी, लेकिन वो अपनी माँ के पास चिपक के सो जाती है और उसे बहुत अच्छी नींद आती है। सुबह कब हो जाती है अंजलि को पता ही नहीं चलता। अगले दिन सुबह उठकर अंजलि अब डिसाइड कर चुकी थी कि वो ये सारी चीजें अपने पेरेंट्स को जरूर बताएगी, क्योंकि ये सब चीजें उसके साथ बढ़ती जा रही थी और वो इन सब चीजों से डील नहीं कर पा रही थी। उसने अपनी मदर को ये सारी चीजें बताई। अंजलि की मदर ने, अंजलि के फादर ने उसकी सारी बातें सुनी और फटाफट सुनते ही अंजलि के फादर ने उसको बोला, बेटा बहुत गलत डिसीजन था कि तुम उस रास्ते पर अकेली आई, और इतनी रात में आई, ये सबसे ज्यादा खतरनाक था। यहाँ कई लोग बताते हैं कि इस रोड पे एक माँ और बेटा घूमते हुए नजर आते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए नजर आते हैं। उनकी चीखें हवाओं में गूंजती हुई सुनाई देती हैं। तुम उन्हीं के सायों में जकड़ चुकी हो, उनका अटैक तुम्हारे ऊपर हुआ है। यहाँ गांव के कई सारे लोगों के साथ ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन घर जाके उनके साथ सब कुछ ठीक हो गया है, और तुम हो कि तुम्हारे साथ ये सारी चीजें घर पर भी हो रही हैं। तुम सीधे सीधे बताओ उस रात को क्या क्या हुआ था। अंजलि ने जो भी बातें थी उनको सब कुछ बता दी। अब शुरू होता है अगले दिन की कहानी। अगले दिन ये सारे लोग अपने पंडित वगैरह के पास जाते हैं, कुल गुरु के पास जाते हैं, अंजलि की सारी बातें उनको बताते हैं और वो कुछ इसको विभूति वगैरह देते हैं, पूजा वगैरह बताते हैं, ये सब कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन अब अंजलि को अच्छी नींद आने लगी थी। अंजलि को लग रहा था कि शायद ये सारी चीजों की वजह से उसके साथ ये हो रहा है, और ये हकीकत भी था। अंजलि को सिर्फ सपनों में वो लोग नजर आ रहे थे, बाकी उसको रियलिटी में वो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इन सपनों में आने की वजह से भी अंजलि बहुत ज्यादा डरी हुई और परेशान थी। उसने अपनी मदर को फिर से सारी चीजें बताई। उसके भाई को जब ये सारी बातें पता चली, जिस दिन ये शादी थी उसी दिन उसके भाई को सारी बातें पता चली। वो उसी दिन जाता है एक मौलवी के पास और उनको सारी बातें बताता है, और ये सारी चीजें वो लोग धागा वगैरह उसको देते हैं, जिससे अंजलि को अब सपने में भी ये सारी चीजें नजर नहीं आ रही थी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दूल्हा दुल्हन को जब हल्दी और मेहंदी हो जाती है तो उसके बाद उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता, और यहाँ पर अंजलि के भाई अशोक ने ये गलती कर दी थी। वो घर से बाहर भी निकल गया, वो भी एक ऐसी चीज के लिए जो कि खुद अंजलि की जान उसमें खतरे में थी, और उसने अपनी जान भी डाल दी। वो घर से बाहर निकला, अंजलि से हटकर वो सारी चीजें अशोक के ऊपर अटैक कर देती हैं। अब ये सारी चीजें अशोक के साथ होने लग जाती है, और इस सिलसिले में अशोक की शादी जो थी वो पोस्टपोन हो जाती है।
क्योंकि अशोक के साथ जो हो रहा था वो बहुत भयानक था। अशोक ना तो पूरी रात सोता था ना दिन सोता था, उसको चारों तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती थी और ये सब सोच सोच कर वो खुद चीखने चिल्लाने लगता था और उसके साथ ये सारी चीजें हो रही थी, वो बहुत ज्यादा परेशान था। अशोक को वापस से उस मौलवी के पास ले जाया जाता है जो अंजलि का इलाज कर रहे थे और वो अशोक को देखकर समझ जाते हैं कि इसके ऊपर उसी हवा का साया है। वो अशोक के लिए भी बहुत सारी पूजा पाठ कराते हैं, बहुत सारे तंत्र मंत्र करते हैं, तब जाकर अशोक उन सारी चीजों से निकल पाता है। लेकिन अशोक के दिल में दिमाग में अभी भी वो सारी चीजें वैसी की वैसी छाई हुई थी जैसे कि अंजलि के मन में। जब ये सारी चीजें हो रही होती हैं तो अचानक से एक दिन उसी गांव का जो मुखिया था वो इनके घर आता है और उसको ये सारी बातें जब पता चलती हैं तो वो आकर इनको एक ऐसा राज बताता है उस इंसिडेंट के बारे में जिसे सुनकर ये लोगों की रूह कांप जाती है। वो बताता है वो जो माँ और बच्चा है वो इसी गांव से दूसरे वाले गांव के हैं, जो पड़ोसी गांव है उसी के थे वो। उसका हस्बैंड जो था वो बहुत ज्यादा अपनी वाइफ के ऊपर शक करता था। उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये सेट था कि ये जो बच्चा है ये उसका नहीं है और इस बात को लेकर उन दोनों में आए दिन कलेश होते थे, आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे। अचानक से वो एक दिन बाहर से आता है और आते ही अपने बच्चे के साथ मार पिटाई करना शुरू कर देता है और उसको इतनी मार लगाता है उसको कि उसको अधमरा कर देता है और उसी कंडीशन में वो उसे घर से बाहर निकाल देता है। उसकी माँ उसको बचाने की कोशिश करती है और इसी की वजह से उस इंसान ने उस औरत के ऊपर भी, अपनी पत्नी के ऊपर भी अटैक किया, उसको भी मारा और उसको जान से मार दिया। और उस औरत की जो आत्मा थी अपने बाहर गए हुए बच्चे को खोज रही थी, जहां वो बच्चा उसे उसी सड़क पर मिला था, हमारे गांव की सड़क पर मिला था जहां पर रात को लोग निकलना तक पसंद नहीं करते, लोग डरते हैं। उसकी लाश उसी रोड पर मिली थी और गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार किया था। उसका जो बाप था वो इन दोनों को मारकर भाग चुका था। तो आज भी उसकी माँ उसकी उसको ढूंढती हुई उस रोड पर दिखाई देती है। वो जो बच्चा है उसकी आत्मा आज भी उसी रोड पर, उसकी चीखें सुनाई देती हैं, उसी रोड पर घूमती हुई नजर आती है मदद मांगने के लिए। क्योंकि जब बच्चे की डेथ हुई थी तब रीजन ही यही था कि वो बच्चा भूखा था, अपनी माँ से खाना मांग रहा था। उसकी माँ उसके लिए खाना बना रही थी और जब उसका बाप घर पर आया और उसने उस बच्चे को रोते हुए देखा तो उसने चिढ़कर खिसिया कर उस बच्चे को मारना पीटना शुरू कर दिया और उसको इतनी बुरी तरह से मारा कि उसको अधमरा करके घर से बाहर निकाल दिया और उसकी माँ को भी मार दिया। उस बच्चे की माँ उस रास्ते पर अपने बच्चे को तलाश करती हुई, ढूंढती हुई, खोजती हुई, भटकती हुई नजर आती है। उस बच्चे की चीखें उस रोड पर इसीलिए सुनाई देती हैं क्योंकि जब वो उसकी पिटाई करी गई थी, जब उसे मारा गया था तो वो बहुत दर्द में था, वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था, वो दर्द से तड़प रहा था, जिसकी आवाज उस रोड पर सुनाई देती है। उसकी माँ आते जाते लोगों से मदद मांगती है, अपने बच्चे के लिए खाना मांगती है कि वो अपने बच्चे को खाना खिला सके। बहुत से लोग उस रास्ते पर रुक जाते हैं और उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं और बहुत से लोग इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। वो माँ किसी को परेशान नहीं करना चाहती। जो लोग उसकी आवाज को सुनकर, उसकी सिसकियों को सुनकर वहां रुक जाते हैं, पीछे पलट कर देखते हैं या इधर उधर देखने की कोशिश करते हैं, उस माँ का अटैक उनके ऊपर हो जाता है और जो लोग उसको इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं वो सेफली वहां से बच जाते हैं। जब भी कोई उसकी मदद करना चाहता है वो माँ सीधे उसके ऊपर अटैक करती है क्योंकि वो हर किसी को अपने बच्चे का कातिल समझ रही है। उसका बच्चा वही सिसकियों से रोता हुआ, उसकी चीखें सुनाई देती हैं। अंजलि के साथ भी यही हुआ था। अंजलि जब उस रास्ते से आ रही थी तो उसे किसी के चलने का एहसास हुआ, कुछ आहट उसको सुनाई दी और उसने वहीं रुककर पीछे पलट कर देखा और उसके ऊपर इस आत्मा का अटैक हुआ जो उसके घर तक पहुंच गई। उसने अंजलि को परेशान किया, हालांकि उसे कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन जो भी था भयानक था।
किसी के साथ भी अगर इतना कुछ होगा तो वो ऑब्वियस सी बात है डर जाएगा, सहम जाएगा। और अंजलि के साथ साथ अंजलि के भाई के साथ भी ये सारी चीजें हुई। दोस्तों, कहा जाता है शक के चक्कर में अपना परिवार बर्बाद मत करो। शक एक ऐसी गंदी चीज है, एक ऐसी खाई है जिसमें जितना आप घुसते जाओगे धंसते ही चले जाओगे और इससे अपना परिवार, अपना घर आप तबाह कर दोगे और आपको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। वो माँ और बच्चे की आत्मा को आज भी शांति नहीं मिली, आज भी मुक्ति नहीं मिली। वो लोग भटक रहे हैं और वो जो बाप था जिसने ये सब कुछ किया था वो आज जेल की सलाखों के पीछे है। उस बाप ने अपनी एक छोटी सी भूल के कारण अपना पूरा का पूरा परिवार तबाह कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।